या तो कैसा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। मैं रमेश शर्मा आपको आज लेकर चलता हूं हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी राजनीति की तरफ जिसे आप सही मायने में राजनीति नहीं कह सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायतों के इलेक्शन अभी चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हमें ऐसा लगता है कि प्रधानों के इलेक्शन हैं, बीडीसी के इलेक्शंस हैं और जिला परिषद के इलेक्शन है, तो शायद ये हल्के में ही होंगे। किंतु इन चुनावों में अपरोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जो राजनीति होती है, उस राजनीति का आप तक पहुंच पाना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, चाहे कोई भी सरकार हो, वो इनडायरेक्टली रूप से इन चुनावों के अंदर पूर्ण रूप से इन्वॉल्व होती है। हालांकि संविधान के तरीके से देखा जाए तो प्रधानों के इलेक्शन में या फिर जिला परिषद के इलेक्शन तक किसी तरह की कोई राजनीतिक हलचल नहीं होती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जब राजनीति उसके अंदर शामिल हो जाती है तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसका जो इफेक्ट है वो एक आम आदमी पे कितना होता है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं बड़सर विधानसभा की एक ऐसी अनदेखी राजनीति की तरफ जिसको देखकर सुनकर आप बहुत सारी चीजों के मायने तय कर सकते हैं। हालांकि राजनीति के अंदर दो ही पक्ष होते हैं, पार्टियां हो सकती हैं, किंतु अपनी ही पार्टी का विरोधी खड़ा होना, अपनी ही पार्टी के विरोध में खड़ा होना अपने आप में एक मसाले जैसी चीज बन जाती है। और मीडिया के लिए तो वैसे भी जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो फिर रोल मीडिया का ज्यादा हो जाना स्वाभाविक हो जाता है। दोस्तों, मैं बड़सर की राजनीति की अगर बात करूं तो यहां पर दो मुख्य चेहरे जो कि कांग्रेस और भाजपा के सामने खड़े हैं, जिसमें भाजपा द्वारा 3 बार लगातार विधायक चुने गए बलदेव शर्मा जी और साथ में लगातार 2 बार कांग्रेस के विधायक श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी। इन दोनों के इर्द गिर्द बड़सर की पूरी राजनीति अभी तक आपको घूमती हुई दिख रही है, किंतु मैं इस राजनीति की तरफ अगर थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करूं तो आपको इस राजनीति के बीच में कुछ और देखने को मिलेगा। और वैसे भी जब सत्ता पक्ष होता है तो उसके विरोधी होना एक स्वाभाविक सी बात होती है, किंतु सत्ता पक्ष के अपने ही लोग जब विरोधी हो जाते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे कारण देखने को मिलते हैं। और ऐसा ही देखने को मिला बड़सर की राजनीति में। पूर्व विधायक बलदेव शर्मा जी का एक स्टेटमेंट बोलने से कि मैं विनोद ठाकुर को नहीं जानता, वो कौन है। आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ जा रहा है। एक ऐसे व्यक्ति जो भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं, जब उनके बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया बलदेव शर्मा जी द्वारा कि मैं उनको नहीं जानता, तो कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट के बहुत सारे मायने निकलकर आ रहे थे, जिसको लेकर विनोद ठाकुर ने कोई क्लियर स्पष्टीकरण नहीं दिया और केवल इस बात को यहां तक खत्म कर दिया कि समय आने पर मैं उनसे मिलूंगा और उनसे इस बारे में बात करूंगा और हो सकता है वो मुझे नहीं जानते होंगे लेकिन मैं उनको जानता हूं। ये जो बयान हुआ, उस बयान से पहले ही कुछ छिटपुट आपके बीच में बातें आ रही थी, जिन बातों में ऐसा देखने को मिल रहा था कि बड़सर भाजपा मंडल द्वारा जिन 4 जिला परिषद के कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया गया था, उनके प्रदेश सरकार के अप्रूवल से पहले ही यहां पर यह डिक्लेयर कर दिया गया। यह किसका आरोप है? यह भाजपा के ही लोगों का यह आरोप है कि हमें फेवर में नहीं लिया गया, हमें समर्थन में नहीं लिया गया और हमसे पूछे बिना ही कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए गए। अब हालांकि प्रदेश जो कार्यकारिणी है उसके माध्यम से भी बाद में एक लिस्ट आई जहां पर भाजपा द्वारा उन्हीं 4 समर्थित कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया गया जो कि भाजपा मंडल बड़सर द्वारा भेजे गए थे। यानी भाजपा प्रदेश
जो कार्यकारिणी है उसके माध्यम से जो लिस्ट आई वो ठीक वैसी ही है जैसी कि बड़सर भाजपा मंडल द्वारा भेजी गई है। कोई मतभेद इसमें होने का सवाल नहीं नजर आ रहा है। लेकिन भाजपा का जो दूसरा पक्ष है, जहां पर एक और नेता जो विनोद ठाकुर के रूप में अब बड़सर की राजनीति के बीच में दिखना शुरू हो गए, वह खेमा कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज होता हुआ दिखा और उस खेमे ने अपने ही कैंडिडेट जिला परिषद के चुनाव में उतार दिए। अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि कांग्रेस, भाजपा और भाजपा 2 आपस में एक ऐसा समीकरण बन गया जो बड़सर की राजनीति में कुछ ऐसी बातों के संकेत दे रहा है जो आने वाले समय में एक बड़ी टकराव का कारण भी बन सकता है। अब इसके पीछे 2-3 चीजें मैं आपके आंकड़े में लेकर आना चाहूंगा। बलदेव शर्मा जी को पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी का, अनुराग सिंह ठाकुर जी का पूर्ण रूप से सपोर्ट है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर जी का बड़सर की राजनीति में कोई सक्रिय रोल नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि ना तो 3 साल में बड़सर में वो आए, ना ही उन्होंने किसी तरह सा बड़सर को लेकर कोई स्टेटमेंट दिया। वो हमीरपुर में भी आए, लेकिन बड़सर की राजनीति जो दौरा, राजनीतिक दौरा है, वो अभी तक उन्होंने नहीं किया। और ये बीच में अटकलें लगती रहती हैं, हालांकि ये सामने चीजें नहीं आती हैं, लेकिन ये अटकलें कहीं ना कहीं लगती रहती हैं कि भाजपा का एक गुट प्रेम कुमार धूमल जी की तरफ और एक गुट जयराम ठाकुर जी की तरफ होता हुआ नजर आया। और अगर उसको हम ऐसे समझे तो विनोद ठाकुर का जो झुकाव है, जो लगाव है, वो जयराम ठाकुर तक चला गया। यानी प्रदेश की राजनीति में जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर और प्रेम कुमार धूमल, ये 2 अलग अलग गुटों के रूप में नजर आए। हालांकि ऐसी बात नहीं है, सांझे मंच पर तो ये बातें नहीं बोली जाती हैं, लेकिन अगर इसको एनालिसिस कर रहे हैं हम, तो हम देख रहे हैं कि यहां पर 3 लोग इस समीकरण में आगे, जिनमें पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, वर्तमान विधायक इंद्रत लखनपाल जी और एक नया चेहरा जो आप देख रहे हैं, ये नया चेहरा विनोद ठाकुर के रूप में सक्रिय हो गया बड़सर की राजनीति में। और अब जब यह बात सामने निकल कर आई है कि भाजपा मंडल बड़सर द्वारा जो प्रतिनिधि थे, जो प्रत्याशी थे, वो फेवर में लेकर नहीं चुनेंगे, तो इस धड़े ने अलग से अपने कैंडिडेट्स उतार दिए। अब मैं आपको यहां पर 2 चीजें और बताना चाहता हूं। इससे फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। मैं पहले फायदे की बात अगर करूं तो यह हुई कि यहां पर बलदेव शर्मा जी और बड़सर कार्यकारिणी का जो सोच था वो सफल हो गया। यानी जिन कैंडिडेट्स को उन्होंने भेजा वही अप्रूव्ड हो गए। किंतु इसकी वजह से विनोद ठाकुर खेमा जो नाराज हो गया और जो ये 4 कैंडिडेट उन्होंने अपने उतार दिए, इन 4 कैंडिडेट का कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो भाजपा के लिए एक बड़ा नुकसान बनने का कारण बन गया। अब जाहिर सी बात है, जब एक ही घर की जमीन 2 लोगों में बटेगी तो उसका हिस्सा आधा आधा ही आएगा। तो भाजपा की रणनीति में यहां क्या कमी रही या क्या कारण रहे, ये अभी हम इस चर्चा में आगे बात करेंगे। लेकिन अब मैं आपको उस मुद्दे पर लेकर आना चाहता हूं जो अखबारों की सुर्खियां बन गई और जहां पर ये बातें कही गई हैं कि 3 बार विधायक रहे बलदेव शर्मा जी और वर्तमान में दूसरी बार विधायक चुने गए इंद्रत लखनपाल जी। जब सिंबल्स की बात आई कैंडिडेट्स को, अब ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि इसके पीछे कोई प्लान हो, लेकिन इसको एक बेहतर रणनीति का नाम दिया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या क्या कारण है वो मैं आपके बीच में लेकर आऊंगा तो आप समझते जाएंगे। 4 कैंडिडेट जो बड़सर भाजपा मंडल द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं, अगर उन चारों के नाम के हिसाब से देखा जाए तो उनके सबके चुनावी चिन्ह अलग अलग हैं। यानी चारों कैंडिडेट के चुनावी चिन्ह अलग अलग हैं। अब इसको हम कोइंसिडेंस मान लेते हैं कि कांग्रेस के चारों में से 2-2 हैं, यानी 2 के एक जैसे हैं, 2 के एक जैसे हैं। किंतु अब जो राजनीतिक जो सलाहकार है उनका यह मानना है
कि विनोद ठाकुर ने एक ऐसी रणनीति की जिसमें 4 कैंडिडेट्स के नाम, क्योंकि अल्फाबेटिकली जैसे थे उसी हिसाब से होने थे, लेकिन उनके चुनाव चिन्ह एक जैसे करने की गेम खेल ली। अब इसमें कोई ऐसी कमी नहीं कि सरकार ने ऐसा किया या कोई मैनिपुलेशन हुई है, जी नहीं। यहां पर जो हमारे सूत्रों से बात निकलकर आई है वो ये आई है कि एक रणनीति के तहत एक पॉलिसी बनाकर इस बात का ध्यान रखा गया कि जो जैसे 4 सपोर्टिंग कैंडिडेट्स होते हैं, 4 की बजाय 2 ही सपोर्टिंग कैंडिडेट दिए, और ऐसे में ठीक मौके पर जाकर ठीक 2:59 पर जिस दिन नॉमिनेशन वापस लेने की प्रक्रिया थी, 2 ऐसे कैंडिडेट के नॉमिनेशन वापस ले लिए गए जिनके चुनाव चिन्ह अलग आ रहे थे, और क्योंकि जिनके चुनाव चिन्ह एक जगह पर आ रहे थे उनको वहां पर मैनिपुलेट किया गया अपनी तरफ से, कोई सरकार की तरफ से नहीं, किसी तरफ से नहीं। अब यह बात हो सकता है कि इसके बीच में हम इस बात को सिर्फ ऐसे लेके चलें कि एक कोइंसिडेंस हुआ कि 4 को एक जैसे चिन्ह मिल गए, लेकिन अगर ये एक पॉलिसी के तहत किया गया है तो इससे यह बात समझ में आती है कि रणनीति बनाकर इलेक्शन लड़ने की पॉलिसी में विनोद ठाकुर जी कामयाब हो गए। इस मामले में अभी भाजपा को कितना नुकसान होने वाला है, कितना फायदा होने वाला है, इस बात को अगर हम ना करें तो हम इस बात से समझेंगे कि एक विधानसभा के अंदर ऐसा क्यों हुआ कि यह खेमा नाराज होकर अलग कैंडिडेट उतारने के लिए मजबूर हो गया। तो क्या यहां पर आपस की जो गुटबंदी है, आपस की जो नाराजगी है, उसको पूरा करने में या उसको ठीक करने में यहां के भाजपा के नेता सफल नहीं हो पाए हैं, या फिर यह बात देखने के लिए मिल रही है कि विनोद ठाकुर एक प्रवक्ता है प्रदेश के, इसलिए उनका मंडल की राजनीति में कोई बड़ा रोल नहीं है। तो क्या यह सब चीजें सामने आ रही हैं? यह तो सब चुनावों की बाद ही आपके सामने निकलकर आएगा, किंतु जहां तक यह देखा जा रहा है कि भाजपा को इन 4 की बजाय 8 कैंडिडेट्स का, क्योंकि वोट तो वहीं से कटेगा, कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस नुकसान का जिम्मेवार कौन होगा? क्या नेताओं की आपस की नाराजगी होगी? क्या जनता जो कार्य करता है, जो पार्टी के लिए कार्य करता है, वो नेताओं के बीच में बंट जाएगा? क्या इसका फायदा कांग्रेस के कैंडिडेट्स को मिलने वाला है? ये सारी बातें जो हैं वो आपके साथ में बनी रहेंगी और आने वाले समय में आपके बीच में आएंगी, लेकिन कुल मिलाकर यह बात कही जा सकती है कि यहां पर कहीं ना कहीं आपस के मतभेद को पर्दे में रखा गया है। सामने कैमरे पे शायद वो मतभेद नहीं दिख रहा है, लेकिन पीछे वो मतभेद साफ तौर पे देखा जा सकता है कि भाजपा का एक खेमा कहीं ना कहीं चुनाव में जो प्रत्याशियों को नाम आवंटित करने थे या उनका नॉमिनेशन कराना था उससे नाराज है। अब इसके पीछे क्या मायने हैं, कैसे ये नाराजगी दूर होगी, ये तो पार्टी को देखना है, लेकिन कांग्रेस चुपचाप इसका फायदा लेने की फिराक में है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स खड़े किए गए हैं उन कैंडिडेट्स का आपस में टकराव होना तय है। तो बड़े ही इंटरेस्टेड ये चुनाव होने वाले हैं बड़सर की राजनीति में। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए और हम आपको इस राजनीतिक समीकरण के बीच में लगातार लेकर चलेंगे और इस राजनीति का ऊंट किस करवट में बैठता है आपके बीच में दिखाते रहेंगे। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप बने रहें इसी तरह से। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं, अगर आप कोई कमेंट करना चाहते तो आप जरूर करें कि बड़सर की मतभेद की भाजपा की जो ये राजनीति है ये भाजपा को कहां तक ले जाने वाली है, कौन इसके शिकंजे में आ जाएगा और कौन इससे बाहर हो जाएगा, कौन नाराज हो जाएगा और कौन अपनों को मनाकर घर वापस ले आएगा, ये तो अभी समय की बात है, देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल आप इस तरह से इस खास चर्चा में बने रहिए और इलेक्शंस का मजा लीजिए। राजनीति चरम सीमा पे है और हर व्यक्ति प्रधान बनना चाहता है। तो चलिए मिलते रहेंगे इसी तरह से आपके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।